हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर्स आपके अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को सीखा था, उसी तरीके से अकाउंटिंग्स को सीखने के लिए ये अकाउंटिंग के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन्ट बाय अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड वेरियस टॉपिक्स। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहां पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए निकालिए अपने कॉपी पेन और नोट डाउन करिए आज की सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टर्म, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। व्हाट इज मीन्ट बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स? हमने पढ़ा था अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होते। उसी डेफिनेशन के उसी पॉइंट के बेस पे हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स which can be expressed in terms of money and recorded in the books of accounts। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या कोई भी ऐसा इवेंट जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ब्रिंग्स द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाता है। बिजनेस फॉर एग्जांपल, अगर हमने एसेट्स परचेज किया, एक बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख रुपीज़ की। अब बिजनेस में हुआ क्या? 10 लाख रुपीज़ की आपकी बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है, जबकि 10 लाख रुपीज़ के आपके कैश डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए इसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। अब अ ट्रांजेक्शन में भी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन आपके लिए कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकता है। कैश ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इन दीज ट्रांजेक्शन्स कैश सेटलमेंट टेक प्लेस इमीडिएटली। जहां पे कैश ट्रांजेक्शन इमीडिएटली हो जाए उसे हम कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। कैश सेटलमेंट मतलब अगर आपने गुड्स परचेज करी है और हाथ के हाथ कैश पेमेंट कर दी तो इसे हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। वेयरएज a transaction in which cash transaction take place after some time, कुछ टाइम के बाद कैश सेटलमेंट होती है। जैसे गुड्स हमने आज परचेज करी पर इसकी पेमेंट हमने कुछ टाइम के बाद करी, तो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन एज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो पॉइंट क्लियर आपको? बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? अ ट्रांजेक्शन, a financial transaction which can be expressed in terms of money which can be recorded in the books of accounts। ट्रांजेक्शन दो तरह के हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश जहां पे कैश सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाए और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहां पर कैश सेटलमेंट कुछ टाइम के बाद होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा था एक प्रोसेस, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हमने क्या सीखा था? ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह इकट्ठा करना, उसे हम
क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जहां पर ये सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं अकाउंट्स। तो वी कैन से अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस relating to particular head at one place. For example, in the cash account we record all the cash transactions. या हम कह सकते हैं कैश अकाउंट किसे, जहां पर हमने कैश के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा किया। परचेज अकाउंट का मतलब जहां पे हमने सारी एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज रिकॉर्ड करी, उसे हम परचेज अकाउंट कहते हैं। एक बिजनेस में अलग अलग अकाउंट्स खुलते हैं। फॉर ईच हेड वी ओपन अ सेपरेट अकाउंट। हर हेडिंग के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट को ओपन करते हैं। क्लियर। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। अकाउंट्स हमेशा टी शेप फॉर्म में बनेगा और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। क्लियर। ये वाली साइड आपके लिए कौन सी साइड होती है? दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड एवरी अकाउंट्स में, और दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। क्लियर। तो हमने क्या सीखा? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, एक जगह इकट्ठा करना। अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। अकाउंट्स हमेशा टी शेप फॉर्म में बनाया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होता है, इसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये शो करता है अफेक्ट्स नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। क्लियर। अब ये तो थी आपकी दो टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस ट्रांजैक्शन और अकाउंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कैपिटल। व्हाट इज मीट बाय द कैपिटल? कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जितना भी अमाउंट प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज नॉन एज द कैपिटल। ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, जो भी एक मालिक अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल में भी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो सकते हैं, गुड्स की फॉर्म में हो सकते हैं और असेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। सर कैश का मतलब, अगर आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करे तो ये क्या हो गया? कैपिटल इन कैश। अगर आपके पापा का बिजनेस है और आप अपने सेम बिजनेस को एक उसी तरह का बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पापा ने कहा लो बेटा 2 लाख के गुड्स मेरे बिजनेस से टेक ओवर कर लो, तो ये 2 लाख रुपीज जो वैल्यू है, मनी वैल्यू 2 लाख रुपीज, दिस इज आल्सो नॉन एज द गुड्स। अगर आप कोई अपना प्राइवेट असेट्स अब बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने जा रहे हो तो उसकी मनी वैल्यू को भी हम कैपिटल में ही काउंट करेंगे। तो वी कैन से कैपिटल में भी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है और असेट्स की फॉर्म में हो सकती है। इट इज कंसीडर्ड एज द इंटरनल लाइबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल लाइबिलिटीज, कि कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटीज ट्रीट किया जाता है। अब ये इंटरनल लाइबिलिटीज होता क्या है इसको हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। आपको ये पॉइंट बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट थोड़ा सा अभी आप सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द इंटरनल लाइबिलिटीज और इट इज आल्सो नॉन एज द ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी, नेट असेट्स और नेट वर्थ। क्लियर कि नेट असेट्स, नेट वर्थ या ऑनर्स इक्विटी भी हम कैपिटल को कहते हैं। बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप आगे चल के अकाउंटिंग इक्वेशन लोगे कि कैपिटल किसके इक्वल है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इन दोनों पॉइंट्स को, इंटरनल लाइबिलिटीज और कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, हम इसको अभी थोड़ी देर के बाद समझते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता क्या है? ड्राइंग्स का मतलब कि ओनर बिजनेस से कोई भी कैश, गुड्स या कोई भी ऐसा आइटम विड्रॉ करता है जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, दैट इज नॉन एज द ड्राइंग्स।
एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। देखो वर्ड क्या है, कैश, या तो वो बिजनेस से कैश विड्रॉ करे या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। आपका एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, आप वहां पे क्लॉथ्स लाते हो फॉर रीसेल पर्पस, बट उसमें से कुछ ड्रेसेस वर्थ जिसकी मनी वैल्यू 10,000 रुपीज है वो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से टेक ओवर करी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड, अगर आप बिजनेस के फंड से कुछ प्राइवेट पेमेंट करते हो, प्राइवेट पेमेंट करने का मतलब क्या है, अगर आपने मान लो फर्म के अकाउंट से अपने घर के बिजली के बिल को पे किया, तो ये आपकी क्या है, प्राइवेट पेमेंट है, तो इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द ड्राइंग्स। ये भी ड्राइंग्स की तरह ही कंसीडर्ड करी जाती है। क्लियर? तो वी कैन से ड्राइंग्स का मतलब होता है कैश विड्रॉन बाय द ओनर और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड इज नॉन एज द ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को क्या करेगी, रिड्यूस, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस में पैसा लगाना, और ड्राइंग्स का मतलब क्या है, बिजनेस से पैसा निकालना, तो ड्राइंग्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्लियर बेटा? ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते जाइए, ध्यान से समझते जाइए, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स आपको बहुत क्लियर हो। नेक्स्ट टर्म्स, अब नेक्स्ट टर्म आता है लाइबिलिटीज। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज को हम एक बहुत शॉर्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेट इज कर्जा। कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है, बिजनेस के ऊपर कर्जे की फॉर्म में है, उसे हम लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस इज टर्म्ड एज द लाइबिलिटीज। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है, डेट इज नॉन एज द लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती है बेटा? लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द इंटरनल लाइबिलिटीज, तो ये इंटरनल लाइबिलिटीज होती क्या है, चलिए समझते हैं। देखो इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट बिजनेस पे करेगा ओनर को, इट इज नॉन एज द इंटरनल लाइबिलिटीज। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक पॉइंट जो नेक्स्ट चैप्टर में वैसे हम सीखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। एक पॉइंट होता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता क्या है? एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सेपरेट बॉडी। बिजनेस को हमेशा एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर, ये ओनर से हटकर होता है। ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू। सारी की सारी एंट्रीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस अलग माना जाता है, ऑनर अलग। देखो बिजनेस मान के चलो मेरा ही है, पर मैं जितने भी ट्रांजेक्शन्स अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑनर ने अगर बिजनेस में जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, वो अमाउंट ऑनर ने बिजनेस को किस फॉर्म में दिया है? कर्जे की फॉर्म में दिया है। ये बिजनेस की ड्यूटी है कि वो अमाउंट बिजनेस ऑनर को रीपे करे। तो इसलिए हमने कहा कि ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ओनर, जो भी अमाउंट बिजनेस पे करेगा, किसको पे करेगा? ओनर को पे करेगा, आर कंसिडर्ड एज द इंटरनल लाइबिलिटीज। उसे हम किस फॉर्म में जानेंगे, किस नाम से जानेंगे? इंटरनल लाइबिलिटीज के नाम से जानेंगे। अब इंटरनल लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं? देखो सबसे पहले तो सबसे पहले तो क्या होता है? कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया
पीछे पॉइंट में कि ऑन कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज द इंटरनल लाइबिलिटीज, क्योंकि ये बिजनेस की ड्यूटी होती है कि ये अमाउंट वो ऑनर को रीपे करें। तो सबसे पहले कैपिटल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट्स जो आपने अर्न कर लिया पर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, उसे बिजनेस में आपने मेंटेन किया है, उसे भी हम इंटरनल लाइबिलिटीज कहते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया पर अभी वो बिजनेस में कंटिन्यू है, बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया, तो ये भी आपके लिए इंटरनल लाइबिलिटीज मानी जाएगी। क्लियर? इंटरनल लाइबिलिटीज किस पॉइंट की वजह से होती है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से होती है। ये अभी आप जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहां पे और क्लियर वर्ड समझ में आएगा। सेकंड लाइबिलिटीज होती है आपके लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब देखो इंटरनल क्या है? जो ऑनर को पे करनी है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर वालों को जो पे करनी है, यानी ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स। जो अमाउंट बिजनेस पे करेगा, किसको पे करेगा? आउटसाइडर्स को पे करेगा, आर कंसिडर्ड एज द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। उसे हम कौन सी लाइबिलिटीज मानते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बाहर वालों को जो पे करना होता है उस लाइबिलिटीज को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एटसेट्रा, ये एग्जांपल्स। अब ये दोनों टर्म्स क्या है? सर हमें तो नहीं पता क्रेडिटर्स क्या होता है, हमें नहीं पता बिल्स पेबल क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजीज भी हम समझेंगे, बट जैसे क्रेडिटर का मैं मीनिंग आपको क्लियर करता हूं कि हमने पढ़ा कि क्रेडिटर कौन होते हैं? जो बिजनेस में उधार सामान सप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जब यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ा था, तो जो भी अमाउंट, अब अगर हमने किसी से उधार सामान खरीदा है और उसको हमें अमाउंट पे करना है तो डेट इज नॉन एज द क्रेडिटर्स, और वो बिजनेस के लिए क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है, दीज आर डन ऑन द टाइम बेसिस। ये टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो, हम अपने बिजनेस में जो हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है हमारा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अब इस साल हमने मान के चलो जो बैलेंस शीट बनाई थी वो बनाई थी 31 मार्च 2021 में बनाई थी। अब कुछ लाइबिलिटीज, कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जो हमें रीपे करने होंगे 31 मार्च 2022 के बाद, ठीक है ना? दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद पे करनी हो, उन लाइबिलिटीज को हम कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? विच आर पेएबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब आफ्टर 1 ईयर। तो इसको हम वैसे दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यानी जो लाइबिलिटीज हमें 1 साल के बाद पे करनी होती है, डेट इज नॉन एज द नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। जो हमने बैंक से लॉन्ग, एक लंबे टाइम के, हमने बैंक से एक बिल्डिंग के लिए लोन लिया, इसकी पेमेंट हमें 15 साल में करनी है, तो ये हमारे लिए कौन सी लाइबिलिटीज हो जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? सेकंड होती है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज क्या है? जो नॉन करंट ना हो, मीन्स जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है, उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वो लाइबिलिटीज जो हमें 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, डेट इज नॉन एज द करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं?
करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस इनकम्स एटसेट्रा। अब ये सारे पॉइंट्स हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे तो हमें क्लियर होते हुए जाएंगे। अभी तो हमें यहाँ पे सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर बिजनेस के करंट अकाउंट में एक फैसिलिटीज होती है कि अगर हमने अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को सैंक्शन करवा रखा है तो ऑनर कैन विड्रॉ मोर अमाउंट देन द अवेलेबल बैलेंस। अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, और जब बैंक में ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें मालूम होगी। फिलहाल थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझते हुए चलते हैं। क्लियर? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्लियर है आपको। चलिए अब करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है? असेट्स का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है या कोई भी ऐसे राइट्स जिनकी अपनी मनी वैल्यू होती है उसे हम असेट्स कहते हैं। अगर हम इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन करें, एनीथिंग्स विच विल अनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट्स। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में आने वाले टाइम में आपको कैश में कन्वर्ट हो सके या उससे हमें बेनिफिट्स मिलता है फ्यूचर में, उसे हम असेट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लैंड हो गई, प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है? असेट्स है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मनी वैल्यू होती है। आने वाले टाइम में हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब असेट्स को हमें देखो, असेट्स की क्लासिफिकेशन को बहुत ध्यान से समझना। असेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। दो तरह के असेट्स होते हैं, नॉन करंट एंड करंट। जैसे लाइबिलिटीज को हमने पढ़ा, लाइबिलिटीज आर टू टाइप, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। उसी तरीके से आपके असेट्स भी दो होते हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अब ये नॉन करंट असेट्स क्या होता है? नॉन करंट असेट्स का मतलब है दोज असेट्स विच आर परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पस। देखो सबसे पहले वर्ड क्या है? नॉट फॉर रीसेल पर्पस। वो असेट्स जो हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं करते बट हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन। हम ये बिजनेस में क्यों रखा? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा या बिजनेस के ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, कि बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए हमने ये असेट्स परचेज करे हैं। इसे हम कहते हैं नॉन करंट असेट्स। यानी दोज असेट्स विच आर परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, जो हम दोबारा नहीं बेचते, बिजनेस में इसलिए रखते या तो हमारी इन्वेस्टमेंट है या हमारे बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए है। अब जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगी? एग्जांपल आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है या आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी। अब लैंड एंड बिल्डिंग आप बेचने के लिए तो नहीं खरीदते ना, आपने क्यों किया? ताकि आप बिजनेस को स्मूथली चला सके। प्लांट एंड मशीनरी ताकि आप प्रोडक्शंस को कर सके। फर्नीचर एंड फिटिंग ताकि आपके बिजनेस को आप ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करती है। मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स आपके होते हैं नॉन करंट असेट्स। बेटा एमसीक्यू के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई भी 4 आइटम्स दे देंगे, मान लो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और एक दे दिया क्रेडिटर्स। इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? पिक द ऑड वन। इनमें से ऑड वन को निकालो तो हमारा ऑड वन क्या हो जाएगा? जो भी, जैसे हमारे पहले 3 आइटम हमारे लिए क्या थे? नॉन करंट असेट्स। बाद में हमारा आइटम क्या है? करंट असेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन से नॉन करंट असेट्स है, कौन से आपके करंट असेट्स है। ये सारी चीज़ें हम आगे अभी एमसीक्यूज में करेंगे। फिलहाल आप अपने टर्म्स को ध्यान से समझिए। फिक्स एसेट्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट
टेंजिबल असेट्स और सेकंड इंटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है विच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन और टच, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा। ये सारे आपके लिए क्या है? टेंजिबल असेट्स, बिकॉज दे हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये आपको आराम से आप इनको देख सकते हो, इनको छू सकते हो, ये आपके लिए टेंजिबल असेट्स कहलाते हैं। इनटेंजिबल असेट्स का मीनिंग क्या हो गया? विच कैन नॉट बी सीन और टच, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम ना देख सकते ना हम छू सकते। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, इनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इनको हम महसूस कर सकते हैं। ये बिजनेस में इनकी मनी वैल्यू होती है। तो दीज आइटम्स आर नोन एज द इनटेंजिबल असेट्स। क्लियर? टेंजिबल का मीनिंग क्लियर है, इनटेंजिबल का मीनिंग क्लियर है। अब एक असेट्स और होते हैं, इसके बाद आते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स किसे कहते हैं? देखो, नॉन करंट असेट्स क्या था? जिसको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म्स तक रखते हैं, नॉट फॉर रीसेल पर्पस। जबकि करंट असेट्स का मतलब होता है दोज असेट्स विच आर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश, या तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में हो, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, 1 ईयर। ठीक है, जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम करंट असेट्स के नाम से जानते हैं। यानी दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड इज नॉन एज द करंट असेट्स। अब करंट असेट्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे डेटर्स, जिसको हम उधार सामान बेचते हैं, उससे पैसे कितने टाइम में आ जाएगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल से पहले पहले आ जाएगा, इसलिए डेटर्स को करंट असेट्स कहते हैं। स्टॉक का मतलब गुड्स को क्या हम बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं बिजनेस में? नहीं, जल्दी सोल्ड आउट करने, जैसे गुड्स बनी उसको सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आप धीरे, जैसे बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये अब आप आने वाले लेक्चर्स में समझोगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। क्लियर? इसके बाद एक असेट्स होते हैं फिक्टिशियस असेट्स। अब ये वर्ड है फिक्टिशियस असेट्स। अब ये फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है? देखो, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, जो काल्पनिक हो। तो क्या काल्पनिक असेट्स है? बेटा एक्चुअल में ये असेट्स होते ही नहीं है। These are not the tangible assets. These are neither tangible assets nor intangible assets. ना तो ये tangible assets है, ना ही ये intangible assets है। एक्चुअल में ये assets होते ही नहीं है। ये वो सारे खर्चे या वो सारे losses होते हैं जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए, उसे हम कहते हैं fictitious assets। ठीक है, जो बिजनेस में अभी हो तो चुके, पर ये अभी इसको राइट ऑफ करने में टाइम लगेगा। तो इन तरह के खर्चों को हम कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। इसके एग्जांपल क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने एक लंबे टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट किया है एडवर्टाइजमेंट का, उसका बेनिफिट आपको 3 साल मिलेगा, तो ये जो खर्चा है, जैसे अभी हम समझेंगे आगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम समझेंगे, तो वहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसे हम फिक्टिशियस असेट्स क्यों मानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, देखो क्रेडिट बैलेंस हमेशा गेन की फिगर होती है, और डेबिट बैलेंस अगर आपको दिया होगा तो ये आपके लिए लॉस होता है जो अभी ऑनर राइट ऑफ करेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए फिक्टिशियस असेट्स होता है। ये टर्मिनोलॉजीज धीरे धीरे आपको क्लियर होगी कि क्या होती है फिक्टिशियस असेट्स। अभी हम कुछ के डिटेल्ड मीनिंग और कुछ के हल्के हल्के ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। गुड्स का मीनिंग क्या होता है?
ये आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बेस पे आपके बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती है। गुड्स का मतलब होता है वो सारे आइटम्स जो बिजनेस रीसेल पर्पस के लिए या आगे फिनिश गुड्स को बनाने के लिए खरीदता है, उसे हम गुड्स के नाम से जानते हैं। गुड्स का मतलब गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स, वो फिजिकल आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, जो हम रीसेल पर्पस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदते हैं, उसे हम गुड्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है और मैं वहाँ पे क्लॉथ्स परचेज करता हूँ फॉर रीसेल पर्पस, दोबारा बेचने के लिए क्लॉथ्स को परचेज करता हूँ, तो वो क्लॉथ्स मेरे लिए क्या है, गुड्स है। या मेरी रेडीमेड गारमेंट्स शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें जो मैं क्लॉथ परचेज करता हूँ, बटन्स परचेज करता हूँ, थ्रेड परचेज करता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे लिए कौन सी कैटेगरी में आएगी, गुड्स की कैटेगरी में आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, सेम आइटम कैन बी treated as goods for one business and assets for another business। अभी देखो ध्यान से समझो इस बात को। सेम आइटम, एक ही आइटम को किसी बिजनेस में गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है और किसी बिजनेस में फिक्स असेट्स की तरह यूज किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ दैट आइटम। उस आइटम का आप यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हो, उस आपके बिजनेस का नेचर क्या है, ये चीज समझिए। जैसे अगर आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो आपने फर्नीचर बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए परचेज किया है, तो वो फर्नीचर, वो टेबल चेयर्स आपके लिए क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। बट अगर जिस भी फर्नीचर डीलर से आपने वो फर्नीचर परचेज किया, उसका काम क्या है, उसका काम है फर्नीचर को खरीदना और फर्नीचर को बेचना। उसने वो फर्नीचर किस पर्पस के लिए खरीदा था, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा था, तो ये फर्नीचर उस बिजनेस के लिए, उस फर्नीचर डीलर के लिए क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। आप कंप्यूटर अपने बिजनेस में लाते हो बिजनेस ऑपरेशन के लिए, तो कंप्यूटर आपके लिए एसेट्स है। पर जिस कंप्यूटर डीलर से वो कंप्यूटर परचेज करते हो, वो उस डीलर के लिए वो कंप्यूटर गुड्स कहलाएगी। आप एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हो, आप मान लो आप एसी परचेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स पे गए। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे वहाँ डिस्प्ले विंडो में बहुत सारे एसीज लगे हुए हैं। आप एसी परचेज करना था और आप एसी परचेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स पे गए, वहाँ डिस्प्ले विंडो में बहुत सारे एसीज लगे हुए हैं, तो वो सारे एसी क्या होंगे, आप उस बिजनेस, उस शोरूम के लिए गुड्स होंगे। पर कुछ एसी उस शोरूम को ठंडा करने के लिए यूज हो रहे होगे, उसको अपने पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एसी यूज कर रहे होगे, और वो एसी, वो वाले एसी उस शोरूम के लिए क्या होगे, एसेट्स होगे। जो आप रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हो वो गुड्स कहलाती है, और जो आप लॉन्ग टर्म्स पर्पस के लिए यूज करते हो वो आइटम्स आपके लिए एसेट्स कहलाती है। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर? इसके बेस पे आते हैं परचेजेस। अब देखो उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज का मीनिंग होता है परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स ओनली। अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किया है, यानी कोई आइटम ऐसा परचेज किया है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप परचेज कर रहे हो, उसको आप परचेज नहीं कहोगे। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर द परचेजेस ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील। वो आइटम जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, बिजनेस दोबारा बेचने के लिए खरीद रहा है, उसे हम परचेजेस के नाम से जानते हैं।
परचेजेस इज नेवर यूज्ड फॉर परचेजेस ऑफ एसेट्स। ध्यान रखना, अगर आपने एक बिल्डिंग परचेज करी तो वो बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले गुड्स का और एसेट्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए ताकि आपको परचेजेस का मीनिंग क्लियर हो। अब परचेजेस जो होती है, परचेजेस आर ऑफ टू टाइप। परचेजेस दो तरह की होती है। परचेज में पहली परचेज होती है कैश परचेज और दूसरी परचेजेस होती है आपकी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या होता है? देखो, हमने अभी पढ़ा था कैश ट्रांजैक्शन। कैश परचेज जहां पे हमने गुड्स खरीदी और पेमेंट इमीडिएटली कर दी, दैट इज नोन एज द कैश परचेज। और जहां पे गुड्स खरीदी और पेमेंट कुछ टाइम के बाद करी, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। क्लियर? तो कैश परचेज मीन्स इन विच वी मेड पेमेंट इमीडिएटली इज नोन एज द कैश परचेज, और the purchases against which we made payment after some time is known as the credit purchases. Clear? फिर आता है परचेज रिटर्न। अब देखो, जो गुड्स परचेज करी थी, अगर वो किसी भी रीजन से हम अपने सप्लायर को वापस करते, किसी भी रीजन से, मान के चलो वो खराब थी, डैमेज्ड गुड्स थी, एज पर नॉट स्पेसिफिकेशन थी, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। क्लियर? परचेज रिटर्न कह सकते हैं या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। आउटवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गुड्स रिटर्न होके बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए इसे हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। कोई भी टर्मिनोलॉजीज बिजनेस में यूज की जा सकती है, आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आइटम, सेल्स। अब जैसे परचेज है तो यहाँ पे सेल्स का मीनिंग भी रिस्ट्रिक्शन में है कि सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स ओनली। अगर आप कोई आइटम जो आप रीसेल पर्पस के लिए लाए थे, उस आइटम को बेचते हो जिसमें बिजनेस डील करता है, उसे हम सेल्स के नाम से जानते हैं। अगर आपने कोई एसेट्स बेचा तो उसको हम सेल्स में नहीं डालेंगे। सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर? तो सेल्स भी आपकी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट सेल होती है कैश सेल और सेकंड सेल्स होती है आपकी क्रेडिट सेल्स। कैश सेल जहां पे हमने गुड्स बेची और पेमेंट हमें इमीडिएटली रिसीव हो गई, उसे हम कैश सेल कहते हैं। जहां पे पेमेंट कुछ टाइम के बाद आती है, दैट इज नॉन एज द क्रेडिट सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट, सेल रिटर्न मीन्स जैसे हम अपने सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। ऐसे ही हमारे कस्टमर भी तो हमें गुड्स रिटर्न कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीजंस। वो हो सकता है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना हो सकता है उनका प्राइस ज़्यादा हो सकता है वो खराब थी। किसी भी रीजन से अगर हमारे कस्टमर ने हमारे गुड्स वापस करी, दैट इज नॉन एज द सेल्स रिटर्न। क्लियर? या उसे हम कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे गुड्स रिटर्न होके बिजनेस के अंदर आती है, इसलिए इसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्लियर? कंफर्म? तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको याद करनी है। अभी टर्मिनोलॉजीज खत्म नहीं हुई है, अभी टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी है, पर अगर सारी टर्मिनोलॉजीज हमने एक दिन में करने की कोशिश करी तो हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इन सारी टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बट इस पॉइंट्स को, अभी तक के पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को लेंगे जो आपके और भी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को, अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगी। बट ये टर्मिनोलॉजीज जिन भी बच्चों को नहीं आती होगी वो अकाउंट्स को नहीं कर सकते। क्लियर? अगर आपको हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आपके एक लाइक, आपके शेयर से हमें बहुत हौसला मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा काम कर सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।